स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों? एक मैसेज बहुत बार जा रहा है। वो बार बार जा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। आज हम लोग व्यय की बात करेंगे। देखिए, सरकार के दो खर्चे होते हैं। सरकार के दो खर्चे होते हैं, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दो होते हैं। एक छोटे समय के खर्चे होते हैं, एक बड़े समय के खर्चे होते हैं। छोटे समय के खर्चे हो गए, जैसे टीचर की सैलरी हो गया, डिफेंस में जो भी काम करते हैं उनकी सैलरी हो गई। सरकार ने किसी से लोन लिया हुआ है तो हर डेली मतलब हमेशा ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, बिल्डिंग बनाए तो उसका रिपेयर करना पड़ता है। तो ये सब छोटे मोटे खर्चे। और बड़े खर्चे होंगे, जैसे रोड बना दिया, ब्रिज बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, स्कूल बना दिया, तो सब बड़े खर्चे। ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग का सेशन खत्म हो गया है, अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। नीलू जी, गुड इवनिंग। आज हम लोग गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे। गवर्नमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बजट, BUDGET, गवर्नमेंट बजट, सॉरी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय, सरकार के व्यय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, व्यय। ठीक है। देखिए, सरकार के खर्चे दो होते हैं। सरकार के दो खर्चे होते हैं। पहला जो खर्चा है वो है आपका छोटे मोटे खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, इसे बोलेंगे राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसे बोलेंगे पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जल्दी कनेक्ट नहीं होता है पुष्पा कुमारी जी, कोई बात नहीं सर, अभी स्टार्ट किया है मैंने सर, वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम हो सकता है। अजय कुमार जी, बिल्कुल नहीं, क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी लीजिए। सुनिए, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। हम अपने खर्चे ले लेते हैं, आप लोगों के खर्चे ले लेते हैं। ठीक है, आपने 20 लाख रुपए खर्च किया और आप डेली 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए खर्च करते हैं। अब मुझे बताइए, तो जो छोटे मोटे डेली खर्चे होते रहते हैं वो हमारा क्या है? राजस्व व्यय है। और 20 लाख रुपए हमने खर्च कर दिया, वो पूंजीगत व्यय है। तो संपत्ति का निर्माण कौन करेगा? राजस्व व्यय करेगा या पूंजीगत व्यय करेगा? बताइए मुझे फटाफट, कमेंट कीजिए फटाफट। कौन सा टॉपिक चल रहा है? वेरी गुड पुष्पा जी, लास्ट टॉपिक था गवर्नमेंट बजट, तो वही चल रहा है। दूसरी क्लास है तो कल वाली क्लास देख लीजिएगा, फिर आज वाली क्लास, यानी आप 1-2 पेज छोड़ दें, फिर आज वाली क्लास स्टार्ट करें तो चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। हाँ बताइए, संपत्ति का निर्माण कब होगा? लंबे समय के पूंजीगत व्यय में होगा या राजस्व व्यय में होगा? पूंजीगत व्यय में होगा। बहुत बढ़िया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस बस बस, अब ज्यादा कमेंट नहीं करना है, समझ चुके। यानी सरकार के वो खर्चे जो संपत्ति का निर्माण करे वो पूंजीगत व्यय होगा। सरकार के वो खर्चे जो संपत्ति का निर्माण नहीं करती है, ना दायित्व को कम करता है। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, 20 लाख रुपए लगा दिए, घर बना दिया। घर बनाने से दो चीजें हुई, एक तो मेरा संपत्ति का निर्माण हुआ और दायित्व कम हो गया कि हमें नहीं बनाना है। लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं
उससे ना संपत्ति का निर्माण खत्म होता है ना दायित्व खत्म होता है। दायित्व भी जैसे मान लीजिए 1 लीटर दूध डेली में लेता हूं, ठीक है, ना तो उससे संपत्ति बन रही है ना मेरा दायित्व खत्म हो रहा है कि अगली कल नहीं लेना। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो पूंजीगत व्यय कौन से होंगे? वे व्यय जो संपत्ति का निर्माण करता है, जो संपत्ति, देखिए मैं इंग्लिश मीडियम से ही था तो थोड़ी हिंदी में लिखने में थोड़ी अगर कठिनाइयां हो रही हो तो उसको थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा आप लोग। वे व्यय जो संपत्ति का निर्माण करती है और दायित्व को कम करती है, दायित्व को कम करती है, वो कम करती। मुझे नहीं लगता कि इस जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसमें आपको इस परिभाषा में कोई समस्या होगी, डेफिनेशन में कोई समस्या नहीं होगी। इंग्लिश में सिंपल सा वर्ड है एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर which either create assets or reduce liabilities which either create assets or reduce liability. कैपिटल एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट असेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी, वो खर्चे जो संपत्ति का निर्माण करती है और दायित्व कम करती है। छोटे मोटे खर्चे ना संपत्ति का निर्माण करती है ना दायित्व कम करती है। ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जब भी हम खर्च करते हैं ना तो संपत्ति का निर्माण होता है और जब प्राप्ति होती है ना तो दायित्व का निर्माण होता है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, जब आपको कोई 10 लाख रुपए देगा तो आपका दायित्व बढ़ जाएगा, यानी दायित्व का निर्माण हो गया। लेकिन जब आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो संपत्ति का निर्माण होगा। ठीक है, तो याद देख लीजिए यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति क्या होगा, जो दायित्व का निर्माण करती है और संपत्ति कम करती है। क्योंकि हमारे पास मोटा पैसा आया है तो मेरी लायबिलिटी हो गई, दायित्व का निर्माण हो गया। ठीक है ना, और जब पैसा आएगा तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा तो संपत्ति भी कम हो जाएगी। लेकिन खर्चे की जब भी बात करेंगे तो जब हम खर्च करेंगे तो क्या होगा, संपत्ति बनेगी तो संपत्ति का निर्माण होगा और दायित्व कम हो जाएगा। ये सर आपको ध्यान रखना है। सर लायबिलिटीज को कैसे रिड्यूस करती है इसका एग्जांपल बता दीजिए। दायित्व का हाँ बता देते हैं, जैसे मान लो सरकार ने बिल्डिंग बना दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सरकार ने बिल्डिंग बनाई तो सरकार की संपत्ति बन गई और संपत्ति बनने के बाद सरकार को ये तो क्लियर है कि अब वहां दोबारा वो बिल्डिंग नहीं बनाना है। एम्स हॉस्पिटल आपके बेगूसराय या पटना में खुल गया है तो सरकार ने खर्च किया तो सरकार का क्या हुआ, संपत्ति का निर्माण हुआ और दायित्व भी कम हो गया कि वहां आप दोबारा एम्स नहीं बनेगा। सिंह साहब जी समझ में आया? अंकित सिंह है या शायद अंकिता सिंह है, बताइए। अंकित सिंह जी, सर लायबिलिटी को कैसे खत्म, बताइए, क्लियर है? सिंह साहब आप अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगा उसको। ठीक है, एनी डाउट? समवन हैव एनी डाउट प्लीज? नहीं होनी चाहिए। आइए तो राजस्व व्यय की बात करेंगे तो लिखेंगे वे व्यय जो ना ही संपत्ति का निर्माण करता है। गुड इवनिंग सर, मैम मैं क्लास ज्वाइन किया हूं, अभी स्टार्ट हुई है। चलिए अभिषेक कुमार जी, कोई बात नहीं। वे व्यय जो ना ही संपत्ति का निर्माण करती है वे व्यय जो ना ही संपत्ति का निर्माण करती है और ना ही दायित्व कम करती है। मैं छोटे मोटे डेली खर्च करता हूँ, मेरी बेटी आती है, पापा कुरकुरे दे दीजिए, लो भाई कुरकुरे खाओ, जहर ही है, कुरकुरे मैंने दे दिया, ठीक है,
इसका मतलब क्या है, वो मैं डेली के खर्चे हैं, कल आएगी, कल भी बोलेगी पापा मुझे, परसों आएगी, परसों। तो अभी छोटे मोटे खर्चे, मेरा दायित्व संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, ना ही लाइबिलिटी खत्म हो रही है कि कल नहीं देना है। सरकार के भी ऐसे कुछ खर्चे होते हैं ना, टीचर की सैलरी हो गई, इस महीने दे दिया, क्या अगले महीने नहीं देना है, अगले महीने भी देना है, तो दायित्व तो खत्म नहीं होती है, ना ही संपत्ति का निर्माण होता है। चलिए सर, इसको इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है। नाइदर क्रिएट असेट्स, नाइदर क्रिएट असेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, नाइदर क्रिएट assets nor reduce liability, neither create assets nor reduce liabilities, तो क्या लिखेंगे, दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट असेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। और रिधि प्रजापति जी, मोनिका जी, आप लोगों को ये इतनी समझ आ रहा है ना, इंग्लिश में थोड़ा सा कम लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं, आप करवाते रहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये तो पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। क्या होते हैं, अल्पकालीन, इसे बोलते हैं शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, ठीक है। यानी ये क्या होगा, शॉर्ट रन होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये क्या होगा, लॉन्ग रन होगा, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन होते, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, ठीक है। ये क्या होंगे, दीर्घकालीन होते हैं। पेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, नहीं रिवेन्यू में आएगा। जो बार बार होता है वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है मोनिका जी। सर इसका एग्जांपल थोड़ा सा थोप दीजिए, ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कोई है जो बार बार खर्चे होते हैं, जैसे डिफेंस के खर्चे हो गए, ठीक है ना, आपका पेमेंट ऑफ सैलरीज हो गया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो सब क्या है आपके, वो सब आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, पेमेंट ऑफ सैलरी, डिफेंस पे जो खर्चा हो गया, ये सब, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे मैं लिखता हूं, जैसे हो गया पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज, है ना, वेतन का भुगतान, वेतन का भुगतान, और क्या होगा, और होगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने कहीं राजस्व वो क्या कहते हैं उसे, ऋण लिया हुआ है तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सरकार को बार बार देना पड़ेगा, पेमेंट, ब्याज का भुगतान हो गया, ब्याज का भुगतान हो गया। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, प्रशासनिक व्यय हो गया, धनंजय जी पेंशन हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए पेंशन दो होता है, पेंशन दो होते हैं, एक होता है ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन, और एक होता है काम करने के बाद जो सैलरी, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है, ठीक है, तो वो भी खर्चे हैं, तो दोनों लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कोई पेंशन में दोनों आ जाएगा। आगे बढ़िए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन, इसे बोलेंगे शिक्षा पर व्यय। एजुकेशन में जो खर्चा आता है वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हो गया। एक और लिख देता हूँ,
एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन, सरकार टैक्स कलेक्शन में भी खर्च करती है। कर एकत्रित व्यय, कर एकत्रित, इतना समझ आइएगा, क्या इतना हिंदी में लिखना। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य भी हो गया, हेल्थ भी यही लिख देता हूँ। इन सब पे जो है ना बार बार करती है गवर्नमेंट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लंबे समय के खर्चे होंगे वो कौन से होंगे, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, सरकार ने लोन लिया था तो ऋण का भुगतान हो गया, ऋणों का भुगतान। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, निर्माण में जो खर्च करती है, निर्माण बहुत टाइप के होते हैं, एक बिल्डिंग होता है, एक फ्लाईओवर होता है। बिल्डिंग में स्कूल और दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना, ब्रिज वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आती है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये भी हो गया, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन की खरीद हो गया, मशीनरी, मशीन की खरीद, मशीन की खरीद। हाँ रोड भी आ जाएगा सर, रोड भी, रोड फ्लाईओवर सब इसी में आएगा। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट हो गया, निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, निवेश, निवेश। रंजीत कुमार जी ठीक है, मशीन हो गया। तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो? ठीक है, आप समझ गए कि कैपिटल व्यय जो है पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। आप यहां तक समझ में आपको आ गया होगा, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, डिफेंस, ये सब तो इसमें आएगा, डिफेंस वगैरह पूंजीगत व्यय में नहीं आता। आई, तो ये चीजें हैं। अब आगे थोड़ा सा इसी में कुछ देख लेते हैं। कुछ खर्चे गवर्नमेंट के ऐसे भी हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट, उसके अलावा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, विकासात्मक व्यय, अब बताइए तो, ये उसी में से हैं, जो जितने भी खर्चे हैं ना उसी में से हैं। विकासात्मक व्यय कौन कौन से होंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सरकार का बताइए, सरकार का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होगा बताइए फटाफट। सर रोड हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही नरेंद्र पांडे जी। कृषि रोड, अच्छा, देखिए बिल्कुल सही है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें आ गई, रोड वोड सब आ गया, आधारभूत संरचना, एजुकेशन हो गया, ये सब क्या है, विकासात्मक खर्चे हैं। शिक्षा पे आधारभूत संरचना बोलते हैं इसको, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य नहीं कह सकते। चलिए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बताइए, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गैर विकासात्मक व्यय,
गैस लिख रहा हूं मैं, गैर विकासात्मक व्यय। गैर विकासात्मक व्यय बताइए कौन कौन से होंगे। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही साहिब रजा जी। पेंशन, सैलरी, बिल्कुल। और कॉलोनी बताइए, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। छात्रवृत्ति आपका जाएगा, पेंशन ही हो गया, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन जिसे बोलते हैं आप लोग। देख लीजिएगा इसको हिंदी में, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सब्सिडीज हो गया। सब्सिडीज को बोलते हैं अनुदान। यानी आप लोगों को जो सिलेंडर पे सब्सिडीज लेते हैं वो अनुदान मिल रहा है। सोचिए, अनुदान शब्द अगर सरकार बोले आप लेना पसंद नहीं करेंगे। खैर, पैसे कौन मना करता है, सब ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और है, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। ठीक है ना, प्रशासन पर जो खर्च करती है, डीए। जानते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सरकार जो खर्च करती है ना डिफेंस में, पुलिस पे, आर्मी वगैरह पे, ये कभी इससे विकास नहीं होता है। सर क्या बात कर रहे हैं। देखिए, विकास का मतलब होता है कि आप इकोनॉमी जो जिसका जीडीपी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़े, ये सब बहुत जरूरी है। पुलिस वालों पे, आर्मी पे खर्च करना वो संरक्षण के लिए करते हैं। ठीक है ना, इसके बगैर तो हो ही नहीं, तो करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये विकासात्मक व्यय में नहीं आएंगे। ये सब क्या आएगा, रक्षा व्यय। हाँ, डिफेंस रक्षा व्यय बोलते हैं इसको। गुड, नरेंद्र जी, रक्षागत व्यय। तो शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो, सॉरी, डिफेंस पे जो खर्च करती है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए नहीं होता। ठीक है ना। यानी अगर हम मान लीजिए 2000 राफेल ले आए, सारा अपना पैसा राफेल पे ही खर्च कर दे, इससे विकास नहीं होगा। ये गैर विकासात्मक व्यय है। अब जाके बोलिएगा सरकार को कि नरेंद्र मोदी जी को कि भाई आप गैर विकासात्मक व्यय कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं रखेंगे, वो संरक्षण के लिए है। ठीक है ना, वीआईपी गिरह, हाँ, सिक्योरिटी। ठीक है ना, मान लीजिए नयन पांडे जी पिस्टल ले लिए हैं लाइसेंस वाले, आप उस पर जो खर्च कर रहे हैं वो विकास थोड़ी ना हो जाएगा उनका, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका संरक्षण के लिए है वो। ठीक है, तो डिफेंस पे, फ्लड वगैरह पे जो हो गया, बिल्कुल सही। चलिए, बाढ़ वगैरह पे जो, बस बस बस, आगे अब ज्यादा हमें इस पे चर्चा नहीं करनी है। ये विकासात्मक हो गया सर, आगे बढ़िए। आगे मैं थोड़ा सा इसी में बढ़ना चाहता हूँ। एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का प्लान्ड एक्सपेंडिचर। देखिए, मैं बेसिक चीजें बिल्कुल मैं आपको बजट का बिल्कुल पूरा जो है ना निचोड़ बता देता हूँ। फिर एक दिन हम चर्चा करेंगे पूरे बिहार बजट पे। ठीक है ना, पूरी 1 या 2 क्लास में कर लेंगे। पूरा बिहार बजट हम आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। नियोजित व्यय, नियोजित व्यय, नियोजित व्यय, नियोजित व्यय। चंद्रयान में जो खर्चा हुआ है, क्या कहे बोलेंगे सर।
वाह, तो कितना ये विकासात्मक। चंद्रयान पे जो खर्चा किया गया है निखत, ये वो विकासात्मक व्यय, उससे कहीं ना कहीं कुछ हमें चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, और वहां पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आने टाइम में रिसर्च करने में अच्छा, मतलब रिसर्च के लिए बढ़िया है वो, तो विकासात्मक व्यय बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नियोजित व्यय कौन कौन से होंगे? देखिए इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं चलाना है दिमाग, सिंपल सी बात है, सरकार की जितनी भी योजनाओं पे किया गया व्यय है वो नियोजित व्यय, बस, और कुछ नहीं सोचना है। 5 ईयर प्लानिंग, जितनी भी प्लानिंग होती है, नीति आयोग, जितना भी प्लानिंग पे जो खर्च किया गया है वो नियोजित व्यय है। सर 4 से 5 दिनों नोटिफिकेशन आ रहा है, सिर्फ 168 वैकेंसी है। किसने बोला? रंजीत जी। चलिए 1 मिनट, रागनी जी एक, 1 मिनट रुकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजनी जी हैं क्या? रागिनी कुमारी, रागिनी है, रजनी जी हैं जिनको समस्या आ रही है, प्रॉब्लम, चलिए कोई नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। सर यस सर, केवल 68 सीट पर ही आएगा शायद, पता नहीं है, इकोनॉमिक्स पता के लिए। पीटीए है सर, इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए, PGT के लिए, अच्छा 5 ईयर प्लानिंग, चलिए कोई नहीं, वो तो बाद की बात है। 168 वैकेंसी आएगी, बहुत बढ़िया। एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो कोर्स आपने परचेज किया है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, अगली बार वैकेंसी मिलेगी तो आपको बेनिफिट रहेगा। यस सर, केवल 168 पे ही आएगा शायद, चलिए कोई बात नहीं, ये सब बाद में चर्चा करेंगे। तो नॉन प्लान हो गया, गैर गैर नियोजित व्यय, गैर नियोजित, अगर जिनकी तैयारी इस बार नहीं हुआ अगली बार दे देंगे, क्या दिक्कत? अगली बार तो इसका मतलब ज्यादा सीटें आएंगी, अगली बार तो 500-550 के करीब आएगी, तो तैयारी करके रखिए, क्या दिक्कत है? और इस बार नहीं तो अगले बार सही होगा, इसी बार। तो प्लान क्या हो गया? प्लान जो वो हो गया, हमें उससे पता नहीं है, हमारे पास करीब 100-150 स्टूडेंट्स हैं, हमें 150 चाहिए बस, इंक्लूडिंग मी, ठीक है ना, हमें 150 से मतलब है, 150 तो यही हो गए, बाकी 16-18 जो है वो बाद वाले देखे जाएंगे। तो नियोजित हो गया प्लान और नॉन प्लान, नियोजित और गैर नियोजित व्यय हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, योजनाओं पर जितने भी किया जाएगा खर्चा वो नियोजित व्यय होगा। गैर नियोजित व्यय हो गया, जैसे मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इसके बाद आप 2030 में, कोई बात नहीं नरेंद्र जी, ठीक है ना, पढ़ लिख के नौकरी के लिए नहीं, नौकरी नौकरी देने के लिए पैदा हुआ है, ये सोच के लिए पढ़िए आप, ठीक है, नौकरी देंगे, सरकार नहीं देगी तो हम देंगे नौकरी लोगों को। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होगा? गैर नियोजित व्यय, जो योजनाओं पे खर्चा ना हो वो गैर नियोजित व्यय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो बीच में जो है सरकार ने योजना थोड़ी बनाई थी कि ट्रेन एक्सीडेंट होगा उस पर खर्चा होगा, तो जो अचानक से कोई चीजें हो जाए सरकार को खर्च करना पड़े, वो सब गैर योजना व्यय। सुपर 150 बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब आता है सरकार बजट बनाती क्यों है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। कोई बताएगा मुझे सरकार बजट क्यों बनाती है? अच्छा, डायरेक्ट टैक्स और टैक्स में डिफरेंस मैंने बताया था क्या? कर और गैर कर में डिफरेंस बताया था क्या? हाँ या ना बता दें। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस डिफरेंस बताया हुआ है क्या? और आपको याद होगा शायद, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर बताया हुआ है, इसका अंतर। हाँ या ना बता दीजिए, कोई बात नहीं। यस सर, चलिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने करवाया हुआ है, उसको जाके आप वीडियो में देख देख के हो ही जाएगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका भुगतान का दायित्व और भार उसी व्यक्ति पे हो जिसके नाम से हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स वो कर होता है जिसका भुगतान और दायित्व का भार हम दूसरों पे डाल सकते हैं। जैसे कंपनी जीएसटी, जीएसटी लगाती है तो दूसरों पे डाल देती है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने रजिस्टर खरीदा हुआ है, ये मेरा रजिस्टर है, ठीक है। और जब मैं रजिस्टर खरीदूंगा ना, तो आप देखिएगा नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस का मतलब जब कंपनी ने बनाया होगा तो कंपनी ने टैक्स दे दिया होगा, वो हर रजिस्टर पे क्या करती है, हमसे प्राइस चार्ज कर लेती है, ठीक है ना। तो आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ठीक है। चलिए, ये हो चुका है। अब बात करते हैं, हमने बजट पढ़ा, बजट के टाइप पढ़े। अब बजट सरकार बनाती क्यों है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट बना बताइए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, बजट के उद्देश्य। सरकार बजट बनाती क्या है, क्यों है? बजट के उद्देश्य, के उद्देश्य, बजट के उद्देश्य क्यों बनाती है सरकार बजट? तो देखिए, सरकार बजट बनाने के 4-5 उद्देश्य हैं, उसको ध्यान देखिए, देख लिख लीजिएगा। सरकार का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि जहां पे संसाधनों की आवश्यकता है वहां पे संसाधनों का आवंटन करना, संसाधनों का आवंटन करना, यानी इसे बोलते हैं प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का आवंटन करना। जहां संसाधनों की जरूरत है वहां पे संसाधनों का आवंटन करना, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का आवंटन। जहां जरूरत है वहां पे संसाधनों को लगाना, ठीक है ना, वो हमारा हो जाएगा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए सरकार जब बजट बना रही थी 2021-22 का, तो उस टाइम सरकार का मुख्य उद्देश्य कोरोना वैक्सीन, कोरोना का जो वैक्सीन बनाना था। सरकार का जो सारा पैसा कहाँ चला गया, वैक्सीनेशन पे सरकार ने लगा। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का संसाधनों का आवंटन का मतलब होता है जहां जरूरत है वहां पे संसाधनों का को लगाना, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्स। दूसरा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, इसे बोलते हैं आय व रोजगार का वितरण, इसे बोलेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, सॉरी, असमानता को कम करना, असमानता, असमानता को कम करना, असमानता को कम करना। सर वीडियो रुक जा रहा है, वो नेटवर्क इशू होगा। असमानता को कम करना, ठीक है ना। असमानता को कम कैसे करती है, तो जो अमीर लोग हैं उस पर थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देती है, और जो गरीब है उसे क्या करती है, कम कर देती है टैक्स, यानी सब्सिडीज देती है गरीबों को, ठीक है। और कई बार तो इतनी ज्यादा सब्सिडी देती है कि वो अमीर हो जाते हैं, और जो गरीब, जो अमीर हैं बेचारे, वो गरीब हो जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सरकार बनाती है हमारा जो है आर्थिक स्थिरता बनी रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, संसाधनों का, सॉरी, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इसका मेन कारण है सर। आइए नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज, ठीक है ना। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बनाती है बजट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसे बोलेंगे आर्थिक विकास के लिए भी बजट बनाती है। मान लीजिए सरकार को जरूरत है किसी चीजों में संसाधन में विकास करने के लिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सब पे, तो वो भी हो गया। आर्थिक विकास, इंडस्ट्रीज वगैरह पे, डेवलपमेंट पे खर्च करना, तो ये भी आ जाएगा। 2 पॉइंट समझा दीजिए सर। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता में क्या आएगा? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करना, मुद्रास्फीति को कम का नियंत्रण करना। महंगाई समझ लीजिए ना, स्फीति अस्फीति दोनों आएगा सर, इसको ढंग से लिखिए, ठीक। मुद्रास्फीति, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, आर्थिक विकास हो गया, तो ये सारी चीजें हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस कर देता हूँ ना, पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी इसको हम लिख सकते हैं सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण, सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण, पर नियंत्रण यह आ जाएगा, सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण। एक और है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखिए, रोजगार प्रदान करना भी सरकार के बजट का उद्देश्य होता है। वो अलग बात है कि बिहार का हो या ना हो, लेकिन बजट का उद्देश्य होता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार उत्पन्न करना। मैं बिहार सरकार की नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बजट की बात कर रहा हूं, रोजगार उत्पन्न करना। चलिए, यहां तक किसी को समस्या? इकोनॉमिक पॉलिसी का मजबूत करने के लिए, हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा साहिना जी, इकोनॉमिक ग्रोथ ही इकोनॉमिक मजबूती होती है। बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? थोड़ा पानी पी लेते हैं। बताइए, यहां तक कोई किसी को समस्या? सब कुछ क्लियर है? शुभम जी, अंजू जी बताइए, रुचि मोवर जी, मुकेश जी, धीरेन्द्र जी हैं कि नहीं? धीरेन्द्र जी नहीं है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। नो सर, डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताएं सर थोड़ा। रीता रानी जी, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की मैं चर्चा बहुत पहले कर चुका हूं, इसका मतलब आप कंटिन्यू वीडियो नहीं देखते। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन, जिसका भार, भुगतान का भार एक ही व्यक्ति पे होता है। वो डायरेक्ट टैक्स आप किसी दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते। संपत्ति है, आपको देना पड़ेगा संपत्ति कर। इनकम आप कमा रहे, इनकम का डायरेक्ट टैक्स है, आप ही को देना पड़ेगा। आप प्रत्यक्ष का जितना भी होता है, जैसे सर्विस टैक्स, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप मॉल में कपड़े खरीदते हैं, सेल्स टैक्स, ठीक है ना। तो जीएसटी, ठीक है, तो जीएसटी वगैरह क्या करती है, कंपनी दे देती है, उसके बाद वो हमसे अलग अलग चार्ज कर लेती है, यानी वो अपना भार क्या कर रही है, हम पे शिफ्ट कर रही है। तो वो टैक्स जिसका भार हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं,
वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर हम हैं। अच्छा धनंजय आर्यन जी, नहीं धीरेन्द्र जी की बात कर रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, सर इसी में बात कीजिएगा, हाँ इसी में कर देते हैं बात। अब देखिए अगर आपसे पूछे संतुलित बजट क्या होता है, तो संतुलित बजट तो वही होता है जहां पे सरकार की इनकम और खर्चे क्या है, बराबर। संतुलित बजट हो गया। सर लिख देते तो मजा आ जाता। चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूं। संतुलित, संतुलित बजट, संतुलित बजट, बैलेंस बजट, बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट क्या होगा? बैलेंस बजट वो होगा जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्चे बराबर होंगे किसके, गवर्नमेंट इनकम के। जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रिसीव्स क्या होंगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब असंतुलित बजट कब होगा? तो असंतुलित बजट तब होगा जब खर्चे बराबर नहीं। संतुलित बजट, इम्बैलेंस, देखिए हम यूपी बिहार वाले हैं तो हम क्या लिखेंगे, अनबैलेंस। अनबैलेंस नहीं होता है, वो होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस बजट। अनबैलेंस नहीं बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं। इम्बैलेंस बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिसीट्स क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिसीप्ट इक्वल नहीं है, रिसीप्ट इक्वल नहीं है। यानी सरकार का व्यय, सरकार व्यय और सरकार आय, सरकार की प्राप्ति बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो असंतुलित है। कल तबीयत ठीक नहीं होने से कम लेते, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं तो क्या हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिए सेहत का। और रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, सरकार व्यय और प्राप्ति बराबर होगी। देखिए मैं बहुत आराम से करवाता हूँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप थोड़ा ही खाइए लेकिन पनीर खाइए, ठीक है ना। ज्यादा खाने से, खिचड़ी खाने से बात नहीं बनेगी। कई लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ने की बोलते हैं कि सर ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, जीएस कर लेते हैं, ये बुक पढ़ लेते हैं। अरे उतना क्यों, आप पहले बेसिक कंसेप्ट ठीक कर लीजिए। तो आया समझ। तो असंतुलित बजट क्या हो जाएगा, असंतुलित बजट हो जाएगा जब आपका ये दोनों इक्वल ना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बजट घाटा, बजटीय घाटा। बजट डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट। चलिए बताइए हमको। नेक्स्ट बजटीय घाटा। बजटीय घाटा तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है राजस्व घाटा, हम क्या जानने में उतावले रहते हैं कि राजस्व घाटा बिहार का कितना है ना। अरे राजस्व घाटा तो तब जानेंगे ना जब राजस्व घाटा होता क्या ये जान ले, फिर हम जानने में रहते हैं राजकोषीय घाटा कितना है। अरे राजकोषीय घाटा के बारे में जान लीजिए क्या है। फिर होता है प्राथमिक घाटा, यहां तक थोड़ा सा आप लोग कम पहुंचते हैं, ठीक है ना। जो भी अर्थशास्त्री के ज्ञानी है, प्राथमिक घाटा ज्ञानी है आप लोग, यहां तक थोड़ा सा कम नाम सुनते हैं। इस दोनों का नाम जो है बहुत ज्यादा सुनते हैं। और क्योंकि आप अर्थशास्त्री के विद्यार्थी हैं तो आप हर जगह इस दोनों की चर्चा करते होंगे, पूरी उम्मीद है। इसकी चर्चा नहीं करते होंगे, ये अनाथ की तरह बेचारे साइड में पड़ा रहता होगा। आप दोनों इस कहीं भी अगर आप अर्थशास्त्र की बात होती होगी तो इस दोनों की बात करते हैं। क्या बताइए, मैं सही बोल रहा हूँ ये गलत बोल रहा हूँ? इसे बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। हम अपने आप को अर्थशास्त्री मान के सिर्फ इन दोनों की चर्चा करते हैं।
रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। साइना जी गुड, इसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। और ये होता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। जी सर सही बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। आइए अब थोड़ा बारे में जान लेते हैं। देखिए राजस्व का मतलब ही होता है छोटे समय का। छोटे समय का घाटा तब होगा जब छोटे समय के खर्चे सरकार के ज्यादा हों और छोटे समय की प्राप्तियां कम हो। यानी रेवेन्यू डेफिसिट का अगर शॉर्ट में इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब राजस्व घाटा की बात करेंगे। सर अलग अलग एक्सप्लेन कर दीजिए, हम यहां से पढ़ लेंगे। ठीक, एक नया पेज ले लेता हूं और एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहला है हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट, इसे बोलते हैं राजस्व घाटा। घाटा हो गया ये, घाटा। देखिए राजस्व घाटा का फॉर्मूला होता है जब हमारा राजस्व व्यय ज्यादा हो। यानी राजस्व घाटा का फॉर्मूला क्या होगा, जब हमारा राजस्व व्यय ज्यादा होगा। राजस्व व्यय, राजस्व, हाँ, राजस्व व्यय क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, राजस्व प्राप्ति से। राजस्व प्राप्ति से। जब राजस्व व्यय ज्यादा होगा, किससे, राजस्व प्राप्ति से। सर कम कट ऑफ करके रिवाइज रिजल्ट करके बीपीएससी सीट फुल करने कर देंगे शायद। सर कम कट ऑफ करके रिवाइज रिजल्ट पीआरटी में या पीजीटी में, निखत जी पीआरटी में या पीजीटी में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू रिसीप्ट से। गौतम राज जी, बिहार का राजस्व से घाटा जीडीपी 2.98, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इसकी चर्चा बिल्कुल डिटेल में करेंगे। पीजीटी में क्या करेगा, एक चीज बताइए ना, पीजीटी में कट ऑफ कितना करेगा, 45, 44 कट ऑफ है मेल का और फीमेल का है 41, समझ रहे हैं। 44 है फीमेल का। अब उससे कम तो फ्री में दे, मतलब आप जो फेल हो रहा है उसको भी दे दीजिए। सीधी सी बात है कि अगर आप 120 में से 40-45 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं तो आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, सीधी सी बात। 40 तो ला ही सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप चाहते हैं बिहार, ठीक है ना, तो आपको कम से कम 50 से ऊपर कट ऑफ रखना चाहिए, 50-55 कट ऑफ रखना चाहिए, ठीक है ना। वरना आप बिहार में क्यों, आप बिहार में पढ़ाते हैं, जॉब बिहार में करना चाहते हैं और बच्चों को भेज रहे हैं दिल्ली पंजाब, ऐसे गलत बात। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी राजस्व व्यय, व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, माइनस राजस्व प्राप्ति, ठीक है ना। और ये जितने भी नेता है ना, ये खुद अपने बच्चों को भेजते हैं दिल्ली पंजाब। खैर कई लोग, कई नेताओं को तो बच्चे दिल्ली में भी पढ़ के नहीं पास हुए हैं। चलिए खैर वो चर्चा अलग है। तो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, तो रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब राजस्व व्यय ज्यादा होगा। किससे, राजस्व प्राप्ति से। जब राजस्व व्यय किससे ज्यादा होगा, राजस्व प्राप्ति से। रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा, ठीक है ना। ठीक है, यानी रेवेन्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। अब आप ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें। राजस्व व्यय जो होता है ना, ये राजस्व व्यय जो होता है, ये जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये होता है प्लान और नॉन प्लान, प्लान प्लस नॉन प्लान। और राजस्व प्राप्ति जो होती है ना, दो होती है।
टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स प्लस नॉन टैक्स। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 80 प्लस होना चाहिए, 80 प्लस नहीं 70 प्लस तो होना चाहिए सर, ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल। 39 मार्क्स लेकर पीजीटी टीचर बनाने जा रहे हैं। ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा योजना। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। योजना प्लस गैर योजना, हम उनकी बात को क्या, अपना ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गैर योजना, इसीलिए तो कोई भी बच्चा अपने, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बिहार में 10वीं के बाद नहीं पढ़ाना चाहता है। कर और गैर कर हो गया, गैर कर। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में आए, बिहार के थोड़ा सा ठीक हो, इम्प्रूवमेंट हो, जितना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो योजना और गैर योजना ये हो जाएगा, प्लान नॉन प्लान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है राजस्व घाटा। अब अगर सरकार का मान लीजिए छोटे मोटे खर्चे, राजस्व व्यय ज्यादा है प्राप्ति से, यानी सरकार का टैक्स आ नहीं रहा है, सरकार के छोटे मोटे खर्चे ज्यादा है, पेंशन पे ज्यादा खर्चा है, सैलरी ज्यादा दे रही है, डिफेंस पे ज्यादा खर्चा है, इससे इफेक्ट क्या होगा? इसके इम्प्लीकेशन देखिए, इसके इम्प्लीकेशन देखिए। इम्प्लीकेशन सर, इम्प्लीकेशन क्या होता है? इम्प्लीकेशन होता है क्रियान्वित, इसको प्रभाव ला देता हूं मैं। इसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट बताइए, बताइए प्रभाव क्या होगा इसका। देखिए जब सरकार, आपके छोटे मोटे खर्चे ज्यादा है, इनकम हो नहीं रही, तो क्या होगा? आप घाटे में चले जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने सुना होगा कि कोई पीता था और उसने अपनी सारी जमीनें बेच दी, है ना? मतलब मधुपान, ड्रिंक करता था और उसने सारी जमीन बेच दी। ये गलत है, ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब हम, अच्छा एक चीज बताइए, एक बोतल डेली पीने से सारी चीजें जो है आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। मैं बताता हूं होता क्या है। जब छोटे छोटे खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब संपत्ति बिकती, समझ रहे हैं ना? आप मान लीजिए, आप अगर आप कोई ड्रिंक करते हैं, ठीक है ना, और आपकी इनकम नहीं हो रही है, सिर्फ खर्चा हो रहा है, तब प्रॉपर्टी बिकेगी। ठीक है ना? यानी जब हमारा राजस्व व्यय जो है, खर्चे प्राप्ति से ज्यादा हो जाएगा, तब प्रॉपर्टी के हाथ लगेगा। जब तक राजस्व व्यय, व्यय जो है कम है, इनकम प्राप्तियां ज्यादा है, तो संपत्ति कभी घट नहीं सकती, संपत्ति कभी नहीं बेचेंगे। ठीक है ना? तो इसका इफेक्ट बताइए। क्या आपने सुना होगा ना कि पीने में सारी जमीन बेच दी? एक्चुअली क्या होता है, पीने में जमीन नहीं बिकी, पीने के बाद वो कुछ रेवेन्यू, राजस्व प्राप्ति नहीं कर पाया, सिर्फ राजस्व व्यय ही करता रहा, इसलिए क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी बिक गई, यानी संपत्ति को बेचना पड़ा। तो राजस्व अगर व्यय बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो आपको प्रॉपर्टी को बेचना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा, जब प्राप्ति कम होगी तो। ठीक है सर, मुझे लगता है ये एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया होगा। और कई लोग जो राजस्व व्यय ज्यादा कर रहे हैं, वो प्राप्ति पे अब ध्यान देंगे, व्यय कम कीजिए आप लोग। ठीक है सर, कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए प्रभाव की बात करते हैं। प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा, डिसेविंग होगा, डिसेविंग, अपबचत। पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चे को मीट नहीं कर पाएगी, दैनिक खर्चे को, यानी ये शो करता है, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स inability, inability of the government, of the government, of the government to meet their regular expenditure, their regular expenditure, यानी यह सरकार के दैनिक व्यय की अयोग्यता को दर्शाता है। दैनिक व्यय मतलब जो डेली हम खर्च कर रहे हैं,
उस पे हम अयोग्य हैं उसको दर्शाता है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, संपत्ति का बेचना पड़ सकता है ना। रिडक्शन ऑफ असेट्स हो सकता है, रिडक्शन ऑफ असेट्स। आप छोटे मोटे खर्च, ज्यादा इनकम हो नहीं रही है तो संपत्ति को क्या करना पड़ सकता है, संपत्ति में कमी भी हो सकती है। अब मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो यहां तक करना है।